हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीआईपी के यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 इमेज कंप्रेशन एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हम लोगों का दो तरह का होता है। रिडंडेंसी मेजरली अगर बात किया जाए तो रिडंडेंसी दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल एंड एक होता है साइको विजुअल। ये दोनों क्या होते हैं डेप्थ में जानेंगे। उससे पहले स्टैटिस्टिकल के भी दो पार्ट्स होंगे। एक होता है इंटरपिक्सल एंड एक होता है कोडिंग। इंटरपिक्सल रिडंडेंसी एंड कोडिंग रिडंडेंसी। अगर देखा जाए तो इंटरपिक्सल के भी और दो टाइप्स होंगे। कौन कौन से भैया? स्पेटियल इंटरपिक्सल रिडंडेंसी एंड टेम्पोरल इंटरपिक्सल रिडंडेंसी। कोडिंग रिडंडेंसी के भी दो पार्ट्स होंगे, एक फिक्स्ड लेंथ एंड एक वेरिएबल लेंथ। ठीक है। अब अब पूछोगे कि आपने तो भैया एक मैप बना दिया, बट रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में अगर बोले तो रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेड डाटा। कुछ भी चीज को आप रिपीटेडली लिख रहे हो, कुछ भी चीज को आप रिपीटेडली लिख रहे हो जिसका अनवांटेड है, वो रिडंडेंसी कहलाता है। और इसको हमें रिमूव करना है इमेज से, ताकि जब हम लोग कंप्रेशन करें तो हमें वो चीज ना दिखे जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग उस साइज को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिकल रिडंडेंसी की अगर बात करें तो इसमें इस इंटरपिक्सल रिडंडेंसी एंड कोडिंग रिडंडेंसी आता है। ठीक है। इंटरपिक्सल रिडंडेंसी क्या है? द वैल्यू ऑफ एनी गिवन पिक्सल कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स नेबर। या तो आप, जैसे स्पेटियल में होता है कि नेबर्स पिक्सल के हिसाब से वो आपका रिडंडेंसी को ये करता है। नेबर पिक्सल के हिसाब से वो आपके कोरिलेशंस निकालता है एंड उससे आपका इंटर रिडंडेंसी को निकालता है। वेरएज टेम्पोरल में क्या होता है कि कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट फ्रेम्स। इसमें क्या होता है, पिक्सेल्स के बीच में रिलेशन देखा जाता है, कोरिलेशन देखा जाता है। एंड इसमें फ्रेम्स के बीच में आपका कोरिलेशन देखा जाता है। नेक्स्ट, टेम्पोरल मैंने बता दिया। अब कोडिंग रिडंडेंसी क्या होता है? कोडिंग रिडंडेंसी दो तरह के होते हैं, बट उससे पहले कोडिंग रिडंडेंसी क्या होता है? कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पुअर सिलेक्शन ऑफ कोडिंग टेक्निक को अपना लेते हैं, जिससे हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग उस चीज तक नहीं पहुंच पाते जिस चीज तक हमें पहुंचना है। एक बेसिक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपको कुछ टेक्निक लगाना है, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी है किसी एक प्रॉब्लम में, बट हम लोगों ने क्या उसमें एरेज एंड ऑल को लगा दिया या किसी और चीज को लगा दिया, ताकि हमें वो रिजल्ट ना मिले जिस रिजल्ट की हम आशा कर रहे थे। ठीक है। तो वो कोडिंग रिडंडेंसी में आ जाता है। इट हैपेंस ड्यू टू पुअर सिलेक्शन ऑफ कोडिंग टेक्निक। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग और वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग क्या होता है। जब सेम नंबर ऑफ बिट्स, हर एक शेड को सेम नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग फिक्स्ड लेंथ ऑफ एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। एंड और एक चीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूं। वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग क्या होता है कि हर एक शेड के लिए फिक्स्ड लेंथ ऑफ बिट्स नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइको विजुअल रिडंडेंसी। साइको विजुअल रिडंडेंसी में क्या होता है कि ह्यूमन में उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है परसीव करने को कि वो क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करे हर एक पिक्सल को। ये रिडंडेंसी वैसा ही कहलाता है। इसको आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो ऐसे कि दिस रिडंडेंसी एग्जिस्ट बिकॉज ह्यूमन परसेप्शन डज नॉट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एवरी पिक्सल इन इमेज। ठीक है। ये किस चीज से रिलेट होता है? ये रिलेट होता है विजन ऑफ ह्यूमन से, एंड उसके माइंड से भी रिलेट होता है। एंड इट इज एलिमिनेटेड इन लॉस ऑफ डेटा। ठीक है। ये जब हम लोग इसका एलिमिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि लॉस ऑफ डेटा
हम लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक लॉसी कंप्रेशन और एक लॉसलेस, ठीक है? इसके बीच में आपको डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कभी-कभार, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी जैसे नाम से आपको ये पता चल रहा है कि उसमें डेटा का लॉस होता है, इमेज कंप्रेस किया जाता है। आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हो, मैं यहाँ पॉइंट्स उतना लिख नहीं पाऊँगा। तो डेटा का भी लॉस होता है, इमेज कंप्रेस होता है, क्वालिटी डिग्रेड होता है। लॉसलेस में क्या होता है कि आपका जो इमेज का क्वालिटी रहता है, वो इंटैक्ट रहता है। उसके बाद इमेज का जब क्वालिटी इंटैक्ट रहता है, उसका साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया जाता है, ठीक है? और यही सब आपका लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है? अब लॉसी कंप्रेशन में आते हैं। लॉसी कंप्रेशन में ए नंबर, ये 1, ये 2, 1 का ए, जेपीईजी कंप्रेशन। जेपीईजी कंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एन्कोडिंग के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एन्कोडिंग के टाइम पे जो हम लोगों के पास रॉ इमेज रहेगा, ठीक है? रॉ इमेज को हम लोग प्रोसेस करेंगे, कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है? कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका। इसका कलर ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, इसका डाउन सैंपलिंग करेंगे। जो रॉ इमेज हम लोगों के पास होगा, उसका हम लोग कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये आप याद रखिएगा, ये लॉसी कंप्रेशन है, तो हम लोग इसके साइज को, इसके क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है? डाउन सैंपलिंग करेंगे इसीलिए, डाउन सैंपलिंग। डाउन सैंपलिंग करने के बाद फॉरवर्ड डीसीटी करेंगे। ये आपको याद ही रखना होगा एंड ये कभी-कभार पूछ लेते हैं, तो आप ये रोड मैप टाइप बना के वहाँ पर दिखा सकते हो। फॉरवर्ड डीसीटी के बाद क्वांटाइजेशन के बाद उसको एन्कोडिंग करेंगे। एन्कोडिंग के बाद हमारा जो इमेज मिलेगा, वो जेपीईजी कंप्रेस्ड इमेज होगा, या आप डेटा भी कह सकते हो, ठीक है? डिकोडिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है। आप अगर एन्कोडिंग याद करके जाते हो, तो डिकोडिंग आपको आसानी उससे हो जाएगा। डिकोडिंग में क्या होगा, मैं दूसरे कलर के पेन से आपको लिख के समझाता हूँ। करंटली आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर कलर पेन, सो मैं आपको उसी पेन से समझा देता हूँ, ठीक है? ये जेपीईजी कंप्रेस्ड इमेज जो है, या डाटा आप जो भी कह लो, ये जब जाएगा इधर, मैं डबल एरो से डिकोडिंग, ये सिंगल एरो से, और डिकोडिंग को डबल एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? डिकोडिंग को डबल एरो से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिकोडिंग। एन्कोडिंग किया था तब आपको जेपीईजी कंप्रेस्ड इमेज मिला था, एंड आप डिकोडिंग करोगे तो आपको उधर से जब जाओगे तो आपको रॉ इमेज मिलने का पहला स्टेप रहेगा, ठीक है? डिकोडिंग करने के बाद फिर से आप डीक्वांटाइजेशन करोगे। अब आपने पहले क्या किया था, क्वांटाइजेशन किया था, डीक्वांटाइजेशन करोगे, डीक्वांटाइजेशन करोगे। उसके बाद आप बैकवर्ड डीसीटी जाओगे, बैकवर्ड डीसीटी, और ठीक है, बैकवर्ड डीसीटी, या और आप इनवर्स डीसीटी भी कह सकते हो, या इनवर्स डीसीटी, ठीक है? इनवर्स डीसीटी के बाद अप सैंपलिंग करेंगे, उस इमेज को क्वालिटी को एनहांस करेंगे, सैंपलिंग, देन उस पे कलर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, यहाँ अप सैंपलिंग हो जाएगा बस, ठीक है? और उसके बाद कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे, कलर ट्रांसफॉर्म करके आपको रॉ इमेज मिल जाएगा, ठीक है? जेपीईजी कंप्रेशन में कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप्स में अगर आपको बताया जाए, तो पहला स्टेप है कि वी कन्वर्ट आरजीबी कलर फॉर्मेट टू वाईसीबी सीआर फॉर्मेट, ठीक है? आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि हम लोग आरजीबी को वाईसीबी सीआर फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, या वाईसीबी सीआर को आरजीबी, सॉरी,
आरजीबी फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, ठीक है। देन स्टेप 2 आता है। स्टेप 2, आरजीबी फॉर्मेट को चेंज करेंगे YCBCR फॉर्मेट में, ठीक है। देन स्टेप 2, वी रिड्यूस द साइज ऑफ द पिक्सल इन डाउन सैम्पलिंग। यहां पर जब हम लोग डाउन सैम्पलिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि हम लोग उस साइज को रिड्यूस कर देते हैं, तो डाउन सैम्पलिंग में साइज रिड्यूस हो जाता है। ये आपको शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स में याद करने को बहुत आसानी होगा एंड ये आप अपने से बना के लिख सकते हो। वहां पर ज्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं है। आपका अगर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप करके दिखाओगे, ये सब जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो सब दिखाओगे और अपने मन से दो चार उसके आगे पीछे का लिख दोगे, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। Then we divide our image in 8 by 8 pixel block and perform forward DCD. फॉरवर्ड डीसीडी करेंगे अपने इमेज को, जो डाउन सैम्पलिंग करके हमें जो इमेज मिला है उस पे 8 बाई 8 पिक्सल ब्लॉक परफॉर्म करेंगे एंड फॉरवर्ड डीसीटी बनाएंगे। डीसीटी का फुल फॉर्म भैया डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और आप डीएफटी भी कह सकते हो, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Then this is the step 4. We perform quantization which is used to reduce the number of bits per sample. हर सैंपल में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उसको रिड्यूस करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेपीईजी कैसे लॉसी होते जा रहा है। उसका डाटा आपने ये किया, उसका साइज को आपने किया, फिर बिट्स पर सैंपल को भी आपने रिड्यूस किया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आता है इसका स्टेप 3, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप dividing image into 8 cross 8 pixel block, ठीक है। 8 cross 8 pixel block and perform FDCT, ठीक है, और DFT, ठीक है। स्टेप 4 क्या था? वी परफॉर्म क्वांटाइजेशन, परफॉर्म पर परफॉर्म क्वांटाइजेशन, ठीक है। और फॉर्मूला, जैसे कि फॉर्मूला की बात कर रहे थे हम लोग, फॉर्मूला क्या रहेगा? F bar U comma V इक्वल्स टू राउंड ऑफ, वैल्यूज आपको दिए जाएंगे एंड आपको बस वैल्यूज को वहां पर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास बहुत सारे एनकोडिंग टेक्निक्स है, लाइक हाफमैन एनकोडिंग। तो हम लोग उस इमेज जो हम लोगों के पास यहाँ पर मिला था क्वांटाइजेशन करने के बाद, उस पे हम लोग एनकोडिंग करेंगे our data. We will further compress the image, like methods like Huffman encoding will be used, and in second stage we decompose our data, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जेपीईजी कंप्रेस्ड इमेज मिल जाएगा एंड इसी को आप अगर डिकोडिंग के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको आप रिवर्सल वे में लिख सकते हो, वो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हफमैन कोडिंग टेक्निक, ये अप्रोक्स हर एक डीआईपी के एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ डाटा दिए जाएंगे, स्टेट्स दिए जाएंगे, आपको ये गिवन रहेगा, ठीक है। आपको ये गिवन रहेगा एंड उसके प्रोबेबिलिटी भी दिए जाएंगे। स्टेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। ये स्टेट्स आपको दिए जाएंगे 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.06 एंड 0.04। इसको आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम लोगों का पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको फर्दर कुछ और नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे
कि 2 जो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स के प्रोबेबिलिटी है उनको कलेक्ट करेंगे, जो सबसे लीस्ट वाले होंगे, उनको कलेक्ट करके उनको ऐड करेंगे। 0.06 और 0.04 को ऐड करेंगे तो 0.1 आएगा। हर एक रो में, हर एक कॉलम में, सॉरी, हर एक कॉलम में आपको ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको कहीं आगे पीछे नहीं लिखना है। तो आपने जैसे ये इसको कंबाइन करके 0.1 लिख दिया, ये 0.1 से भी बड़ा नहीं है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ 0.1 उसके साइड में लिखोगे तो ज़्यादा आपको ईज़ी होगा जब आप उसपे 0 एंड 1 का बिट असाइन करोगे, ठीक है? फिर आप नीचे वाले 2 को ले लोगे। अब नीचे वाले 2 को ऐड करने से 0.2 बनता है, तो 0.2 इज़ ग्रेटर देन 0.1, तो इसके ऊपर आ जाएगा 0.2 एंड हियर 0.1, ऊपर 0.3 एंड ऊपर 0.4। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करके 0.3 आएगा, जो कि इक्वल है, तो हम लोगों को कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0.4 से ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा, 0.6 आएगा। जब लास्ट में 2 प्रोबेबिलिटीज़ बच जाते हैं, क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ बच जाते हैं, तो उसको हम लोग वहीं पर रोक देंगे उस प्रोसेस को एंड अब क्या करेंगे, अब आता है मेजर चीज़, ठीक है? अब आता है मेजर चीज़। ऊपर वाले को 0, ठीक है? ये आप दूसरे पेन से करना। अभी मेरे पास दूसरा पेन मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं आपको इसी पेन से समझा रहा हूँ। वो ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है? ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, ठीक है? ये 0.6 किन दोनों से बना था? ये 0.3 एंड 0.3 से, ठीक है? तो ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1। अब इस 0 को आप यहाँ पुट डाउन करोगे, इन 0 से आगे, तो यहाँ 0, 0 एंड यहाँ 0, 1। सिमिलरली हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे कि इसको 0, इसको 1। अब ये दोनों कहाँ से आए थे? इस 0.3 से। इस 0.3 का वैल्यू क्या था? यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था 0.1, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.1 और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 0.1, ठीक है? ये 1 है, ठीक है? और उसके बाद ये 1, 1, 0.1, 0.1, तो इसको भी हम लोग 0.1 दे देंगे, असाइन कर देंगे बिट एंड 0.1 असाइन करने के बाद कहाँ से आया था ये पॉइंट? इन दोनों को मिक्स करके ये पॉइंट 0.2 आया था, तो 0.1 इसके आगे लिखेंगे, ठीक है? इसके आगे लिखेंगे। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? ये आप जितना सही से बनाओगे उतना सही से आपको नंबर मिलेगा एंड उससे आपका टीचर से इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा, ठीक है? एंड आप ये जो 0.1 है, ये 0.1 आपका यहाँ पर 0.1 आपका ये 2 को मिलके बना था। इसका 0, इसको 1 बिट दिया और ये जो था, ये हम लोग आगे लिखेंगे 01, 01, 01, 01, 01, 01, ठीक है? ये लास्ट स्टेज था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये सारी चीज़ें थी, एवरेज, ये सारे हम लोगों ने कारस्तानी कर दी। अब एवरेज लेंथ क्या होता है? एवरेज लेंथ होगा समेशन ऑफ पी के एल के, ठीक है? लेंथ ऑफ दैट स्टेट, लेंथ ऑफ दैट बिट का ये जो लेंथ आएगा, हम लोग दूसरे टेबल में समझेंगे। इस लेंथ, ये कितना लेंथ का है? जैसे 4 लेंथ का है, ये भी 4 लेंथ का है। उसके बाद वैसे करके करके हम लोग दूसरा टेबल बनाएंगे, जैसे एक स्टेट रहेगा और उसका कोड रहेगा, बिट वाइज जो कोड हम लोगों ने अभी असाइन किया था। तो A1 स्टेट, A2, A3, A4, A5, A6, इसमें 1, ठीक है? जैसे यहाँ था 0.4 में 1 था, तो यहाँ पर आप 1 लिख लोगे, ठीक है? वहाँ पर अगर लिखो, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी हिसाब से करना है कि कहाँ से आया था। ये 0.3 ये वाला था, तो यहाँ पर 0, 0 है, ठीक है? यहाँ पर 0, 0 है, तो यहाँ पर 0, 0 लिखेंगे। फिर आपका ये जो 0.1 था, ये 0.1 कहाँ गया अपना? यहाँ पर है और ये वाला 0.1 यहाँ पर है और ये वाला 0.011, ठीक है? इसका कोड ये रहेगा, ठीक है? ऐसे ही आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2-4 मिनट आपके टाइम लग भी जाते हैं, अगर आता है ये क्वेश्चन, तो अगर आपके 2-4 मिनट टाइम लग भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे करके धीरे स
से आप करोगे, मैंने आपको जल्दी करके दिखा दिया, ठीक है। अब एवरेज लेंथ हम निकालेंगे, एवरेज लेंथ कैसे निकलेगा हमारा, तो 0.4 उसका प्रोबेबिलिटी इनटू उसका कोड लेंथ, ठीक है, उसका कोड लेंथ है 1, ठीक है। नेक्स्ट 0.3 इंटू उसका कोड लेंथ है 1 2, सिमिलरली नेक्स्ट का कोड लेंथ है 3 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, उसके बाद 0.1 प्रोबेबिलिटी है एंड उसका कोड लेंथ है 4, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी है 0.06 इंटू कोड लेंथ है 5, ठीक है। उसके बाद आपका 0.04 एंड उसका कोड लेंथ है 5। इन सबको आप अगर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा वहां पर यूज करने को, आपको कोई वहां देने नहीं आएगा, ठीक है। सिंबल 2.2 बिट पर सिंबल। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एंट्रोपी, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी समेशन k इक्वल्स टू 1 से n तक जाएंगे, p ऑफ k लॉग बेस टू 1 ऑफ p ऑफ k। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ समेशन k इक्वल्स टू 1 से n p ऑफ k लॉग बेस टू k। बेसिक लॉग प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप उसको फॉर्मूले पे पुट करोगे 0.4 सॉरी इंटू लॉग 1 by 0.4 and then 0.3 into log 1.03 1 by 0.3 then 2 into 0.1, okay, uh, into log 1 बटे 0.1, ये 2 टाइम्स है इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 0.06 इंटू लॉग 1 डिवाइडेड बाई 0.06, उसके बाद 0.04 इंटू लॉग, यहाँ पर एक भी गलती अगर हो जाती है तो आपके नंबर कट सकते हैं। h का वैल्यू आ जाएगा 0.5288 प्लस 0.5207 प्लस 0.66, मेरे पास प्री कंप्यूटेड वैल्यूज है, तो आप लोग वहां पर इसको रट के मत जाना, ठीक है। नहीं तो आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल मिल जाएगा तो आप उसमें फंस जाओगे। आप बस कंसेप्ट समझो, जितना इजी एंड जितना सिंपल वे से मैं कंसेप्ट समझा सकता था उतना इजी से मैंने समझा दिया। यहाँ पर आप कोड लेंथ भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सॉरी, मैं और एक चीज भूल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट, CIENT, कोफिशिएंट ईटा, इसको ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं H/L इंटू 100, ठीक है। तो h का वैल्यू अपना आया था, ये एवरेज लेंथ है, ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ 31 डिवाइडेड बाय एंट्रोपी डिवाइडेड बाय इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 0.9741 इंटू 100 इक्वल्स टू 97.4% इसका एफिशिएंसी या ईटा, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ, चूज सेफ। थैंक यू।